हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि आपके बैक का सब्जेक्ट है एनडीयू, इसको हम कवर करेंगे। इसके आज हम तीनों यूनिट्स करेंगे और इसको मैं ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करवाऊंगी बिकॉज ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले पढ़कर पास होना चाहते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है। इंडिया में जितने भी लॉज बनते हैं, गवर्नमेंट काम करती है, इलेक्शंस होते हैं, सिटीजन्स को राइट मिलते हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्री का हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को अडेप्ट किया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी वजह से हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन का फादर या चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है क्योंकि ड्राफ्टिंग में उनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। अब हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ज़रूरत क्यों है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट की पावर्स को डिफाइन करता है, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, इक्वालिटी और जस्टिस को एंश्योर करता है, नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की बैकबोन होता है। अब इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल रिपब्लिक कहा गया है। फेडरल रिपब्लिक की दो पार्ट्स में समझते हैं। फेडरल फेडरल का मतलब है पावर का डिवीजन। इंडिया में पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती, पावर सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड होती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी, रेलवेज, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ। आपने देखा होगा कि जो पुलिस का एग्जाम है वो हर स्टेट का अलग अलग होता है, लाइक हरियाणा का अलग, उत्तर प्रदेश का अलग। तो इसी सिस्टम को फेडरल सिस्टम कहा जाता है। अब समझते हैं रिपब्लिक का मीनिंग। रिपब्लिक का मतलब होता है कि कंट्री का हेड ऑफ स्टेट हेरिडेटरी नहीं होता, मतलब किंग या क्वीन की तरह पोजीशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होती। इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है, इसीलिए इंडिया को रिपब्लिक कहा गया है। अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं फेडरलिज्म के। फेडरलिज्म क्या होता है कि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। ये फेडरलिज्म का फीचर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन होना चाहिए। पावर्स मतलब किसी एक के पास नहीं होती, लाइक या तो सेंट्रल के पास या स्टेट के पास, ऐसा नहीं होता। पावर्स जो है वो डिवाइड होती है, लाइक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सारे ऑर्डर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स डिसीजन लेती है। और जो थर्ड है हमारा कंकरेंट लिस्ट, उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों डिसीजंस लेते हैं। लाइक ये रहा हमारा कंकरेंट लिस्ट, इसमें जो स्टेट है और जो सेंट्रल है वो दोनों डिसीजंस लेते हैं। लाइक अगर कोई मैरिज का केस है, फॉरेस्ट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। फिर हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लाइक अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाए तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है जो दोनों के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगा। फिर है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल गवर्नमेंट्स एंड अथॉरिटीज मस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट एवी डाइसी ने दिया था। रूल ऑफ लॉ का सिंपल मीनिंग है लॉ सबसे ऊपर है और कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, बिजनेसमैन हो या ऑर्डिनरी सिटीजन हो, सब लॉ के सामने इक्वल है। इसके मेन प्रिंसिपल है सुपरमेसी ऑफ लॉ। गवर्नमेंट भी लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करेगी, कोई आर्बिट्री या मनमानी डिसीजन नहीं ले सकता। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब सिटीजन्स लॉ के सामने इक्वल है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। अगर एक सिटीजन के राइट्स वायोलेट होते हैं तो वो कोर्ट जा सकता है, कोर्ट उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ करप्शन कम करता है, मिसयूज ऑफ पावर को रोकता है, सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देता है और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट की पावर है वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। पावर तीन ऑर्गन्स में डिवाइड होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें पार्लियामेंट हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर हो गए। पार्लियामेंट इज ऑन सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेजिस्लेचर इज फॉर स्टेट लेवल्स। ये क्या करते हैं, ये लॉ बनाते हैं। सेकंड है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो है लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। अब लॉ तो बना दिए पार्लियामेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने, अब आता है कि उन्हें इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो उसके लिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब होते हैं जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब थर्ड है जुडिशरी। जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करती है, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब इनकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं।
अगर सारी पावर एक इंस्टीट्यूशन के पास आ जाए तो डिक्टेटरशिप का डेंजर बढ़ सकता है। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स डिक्टेटरशिप को रोकता है, अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करता है, सिटीजन्स की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है और बैलेंस मेंटेन करता है। तो हमारी गवर्नमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉज को बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी। इंडिया किसी भी फॉरेन कंट्री के कंट्रोल में नहीं है, इंडिया अपने डिसीजंस खुद लेता है। इसी इंडिपेंडेंस को सोवरेनिटी कहा जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी। तो फर्स्ट है इंटरनल सोवरेनिटी। इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब है गवर्नमेंट का अथॉरिटी अपने सिटीजन्स और टेरिटरी के ऊपर होता है। गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो अपने सिटीजन्स और अपनी टेरिटरी पर होती है। सेकंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इंडिया किसी भी फॉरेन नेशन के कंट्रोल में नहीं है, इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करती है। इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी सोवरेनिटी नेशनल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करती है, सेल्फ गवर्नेंस को एंश्योर करती है और कंट्री की डिग्निटी मेंटेन करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशलिज्म। अब सोशलिज्म वर्ड जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू प्रिम्बल में ऐड किया गया था। और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी उसमें मतलब 1976 में हमारी बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। इसका मीनिंग है सोशलिज्म का मेन एम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। ये नहीं कहते कि सब लोग इक्वली रिच हो जाए, ये कहते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी को रिड्यूस करना, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, वीकर सेक्शंस की हेल्प करना और फेयर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल इंडिया में सोशलिज्म के एग्जांपल्स काफ़ी सारे, लाइक रिजर्वेशन सिस्टम बना हुआ है SC STs के लिए, राइट टू एजुकेशन, MG नरेगा, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सोशलिज्म जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करता है, मतलब ये सभी को लेके चलता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम करता है और वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेमोक्रेसी। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का फेमस डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब फाइनल पावर सिटीजन्स के पास होती है। इसके फीचर्स होगा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, 18 ईयर से ऊपर हर सिटीजन वोट कर सकता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी, हर वोट की वैल्यू इक्वल होती है। अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस हो गई। डेमोक्रेसी फ्रीडम प्रोवाइड करता है, पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करता है, अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करता है और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर अलाउ करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकुलरिज्म। अब इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलरिज्म का मतलब है स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, गवर्नमेंट सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देती है। इसके फीचर्स हो गए फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर सिटीजन अपना रिलीजन चूज कर सकता है। इक्वल ट्रीटमेंट, सब रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। नो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। रिलीजियस हार्मनी, सब कम्युनिटीज पीसफुली एक साथ रहती हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी सेकुलरिज्म जो है वो हार्मनी को प्रमोट करता है, नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है और डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। अब हमारे यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक बचा है, फिर उसके बाद हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा लास्ट टॉपिक है सर्वधर्मा समभव। सर्वधर्मा समभव इंडियन कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसका मीनिंग है सभी धर्मों को समान समान सम्मान, मतलब कि सभी धर्मों को एक जैसा सम्मान देना चाहिए, समान सम्मान देना चाहिए। इसके मेन आइडियाज़ हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना, रिलीजियस टॉलरेंस मेंटेन करना, पीसफुल को एक्सिस्टेंस को मेंटेन करना, नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करना। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंडिया में हिंदुइज्म, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म और कई रिलीजन्स है। अगर सब रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाए तो सोसाइटी में पीस और हार्मनी बनी रहती है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट 1। अब हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज डिस्कस की गई है जो इंडियन डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 4 वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल में मेंशन की गई है और इन्हीं प्रिंसिपल्स पर पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ वो प्रिंसिपल और आइडियाज़ होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करते हैं और सोसाइटी को डायरेक्शन देते हैं। ये वैल्यूज़ बताती है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, सिटीजन्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा, सोसाइटी किस डायरेक्शन में डेवलप करेगी। प्रिम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की साउल भी कहा जाता है क्योंकि ये वैल्यूज़ वहीं से आती है।
अब इस फ्लो चार्ट से समझिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इन चारों जो वैल्यूज है इनका डिस्कशन प्रिम्बल में करा गया है, और जो ये 4 वैल्यूज है यही इंडियन डेमोक्रेसी की फाउंडेशन मानी जाती है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जस्टिस से। जस्टिस का सिंपल मीनिंग है हर व्यक्ति के साथ फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी के साथ व्यवहार करना। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी में किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो। प्रिम्बल में जस्टिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है सोसाइटी में एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। हर व्यक्ति को इक्वल रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। सोशल जस्टिस की जरूरत क्यों पड़ी? इंडिया में पहले कई सोशल प्रॉब्लम्स थी, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, सोशल एक्सक्लूजन। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सोशल जस्टिस का कंसेप्ट लाया गया। अब इन सब के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं वो देख लेते हैं सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहला है आर्टिकल 14, सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। आर्टिकल 15, रिलीजन, कास्ट, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16, गवर्नमेंट जॉब्स में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और आर्टिकल 17 दैट इज अबाउट अनटचेबिलिटी, इसका मतलब है कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना चाहिए। सो ये कुछ आर्टिकल्स है जो बनाए गए हैं सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम, वुमेन वेलफेयर स्कीम्स, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ST/ST प्रोटेक्शन लॉ जैसे स्टेप्स लिए हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस है, जो सोशल जस्टिस है वो इक्वालिटी को प्रमोट करती है, वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट करती है, सोशल हार्मनी को मेंटेन करती है और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि सोशल जस्टिस इक्वल टू इक्वल सोशल स्टेटस प्लस इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि हर सिटीजन को पॉलिटिकल सिस्टम में इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका मिले, कोई भी पर्सन पॉलिटिकल प्रोसेस से एक्सक्लूड ना हो। इसके फीचर्स है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 18 ईयर से ऊपर हर सिटीजन वोट कर सकता है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, हर एलिजिबल सिटीजन इलेक्शन लड़ सकता है। इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हर वोट की वैल्यू इक्वल होती है, एक पुअर पर्सन का वोट और एक रिच पर्सन का वोट सेम वैल्यू रखता है। फ्रीडम टू ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज, सिटीजन किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, सिटीजन को पावर देता है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक बिलियनरी और एक डेली वेज वर्कर दोनों का वोट इक्वल वैल्यू रखता है, यही पॉलिटिकल जस्टिस है। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका पर्पज रिच और पुअर के बीच एक्सेसिव गैप को कम करना है। इसके ऑब्जेक्टिव्स है पॉवर्टी को रिड्यूस करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करना, फेयर वेजेस, वर्कर्स को प्रॉपर वेजेस मिलनी चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, किसी वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक इंडिया में इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करने के लिए MG नरेगा चलाया गया, मिनिमम वेजेस लो, फूड सिक्योरिटी स्कीम्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस है, जो इकोनॉमिक जस्टिस है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करती है, लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करती है और इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करती है। इकोनॉमिक जस्टिस, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, रिड्यूस पॉवर्टी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक वेलफेयर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, इक्वल इकोनॉमिक जस्टिस इक्वल टू फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज। अब नेक्स्ट है लाइबर्टी। अब सबसे पहले हमने कवर किया जस्टिस। जस्टिस में हमने 3 पार्ट्स देखे: सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। अब हम सेकंड देख रहे हैं लाइबर्टी। ये कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू का सेकंड पार्ट है लाइबर्टी। लाइबर्टी का मतलब है फ्रीडम। हर इंडिविजुअल को अपनी लाइफ जीने, सोचने और एक्सप्रेस करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए, लेकिन ये फ्रीडम अनलिमिटेड नहीं होती। फ्रीडम जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर दी जाती है। अब लाइबर्टी के टाइप्स हो गए कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, अब थॉट्स से रिलेटेड, एक्सप्रेशन से रिलेटेड, बिलीफ से रिलेटेड, फेथ से रिलेटेड, वर्शिप से रिलेटेड। अब सब वन बाय वन इन सबको कवर करेंगे। फर्स्ट है लिबर्टी ऑफ थॉट। हर पर्सन को इंडिपेंडेंटली सोचने का राइट है, कोई भी अथॉरिटी उसके थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सोशल इशू पर अपनी पर्सनल ओपिनियन, कोई भी पर्सन किसी भी सोशल इशू पर अपनी पर्सनल ओपिनियन बना सकता है। लाइक आप अलग ओपिनियन रख सकते हो, मैं अलग ओपिनियन रख सकती हूँ। सो वी हैव लाइबर्टी ऑफ थॉट। सेकेंड है लाइबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। अपने थॉट्स और ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम। एक्सप्रेशन हम कब कैसे कर सकते हैं? हम कुछ भी स्पीच दे सकते हैं, राइटिंग के थ्रू, मीडिया के थ्रू, आर्ट या सोशल मीडिया के थ्रू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल लिख सकते हैं, स्पीच देना, ब्लॉग लिखना। तो ये हो गई लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। थर्ड है लाइबर्टी ऑफ बिलीफ। लाइबर्टी ऑफ बिलीफ यानी हर पर्सन अपनी पर्सनल बिलीफ रख सकता है,
फिर है लाइबर्टी ऑफ फेथ, हर इंडिविजुअल किसी भी रिलीजन में फेथ रख सकता है। लाइबर्टी ऑफ वर्शिप, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग वर्शिप करने की फ्रीडम, लाइक टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, आप हर जगह विजिट कर सकते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लाइबर्टी। लाइबर्टी ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है, क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है और इंडिविजुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, लाइबर्टी इज इक्वल टू फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फ्लो चार्ट ध्यान रखना है। लाइबर्टी हमें क्या क्या देती है? फ्रीडम टू थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब हमने दो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज देखी। जस्टिस में हमने 3 पार्ट्स देखे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फिर हमने सेकेंडली देखा लाइबर्टी। अब हम थर्ड वैल्यू देखेंगे, दैट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है सभी सिटीजन्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट, किसी के साथ कास्ट, रिलीजन, जेंडर या रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब फर्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लोग लॉ के सामने इक्वल है, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर और ऑर्डिनरी सिटीजन दोनों कोर्ट के सामने इक्वल है। सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सेम सिचुएशन में सेम लॉज अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स सभी ड्राइवर्स पर इक्वली अप्लाई होते हैं। अब कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो इक्वल, अब हम देखेंगे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो आर्टिकल्स है जो इसको प्रमोट करते हैं इक्वालिटी को। तो फर्स्ट है आर्टिकल 14, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब इसकी इंपॉर्टेंस, इक्वालिटी जो है वो फेयरनेस एंश्योर करती है, सोशल जस्टिस को सपोर्ट करती है और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब इक्वालिटी जो है वो सबके लिए सेम नहीं है, बट इक्वालिटी जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लाती है सभी के लिए। अब नेक्स्ट है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, सब सिटीजन्स को एक फैमिली की तरह फील करना चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वाई इज़ फ्रैटर्निटी इम्पोर्टेंट? इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे में फ्रैटर्निटी नेशनल यूनिटी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर पर्सन रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, किसी की डिग्निटी को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जेंडर, कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। सेकंड है यूनिटी ऑफ द नेशन, सिटीजन्स को डिफरेंसेस के बावजूद यूनाइटेड रहना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, यानी इंडिया की टेरिटोरियल और पॉलिटिकल यूनिटी को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रमोट करती है, सोशल हार्मनी मेंटेन करती है और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करती है। फ्रैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, ये डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी इन सब से रिलेटेड है। अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप अमंग द 4 वैल्यूज। जस्टिस, लाइबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो जस्टिस पॉसिबल नहीं होगा, अगर लिबर्टी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी, और अगर फ्रैटर्निटी नहीं होगी तो नेशनल यूनिटी मेंटेन नहीं रहेगी। इसलिए ये 4 वैल्यूज मिलकर इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये थी हमारी कंप्लीट यूनिट 2, जिसमें हमने जस्टिस पढ़ा। जस्टिस के हमने 3 टाइप्स पढ़े, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हमने 4 पढ़ी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। वही जस्टिस में हमने 3 पार्ट्स करे, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। लाइबर्टी में हमने देखा कि हमारे पास लाइबर्टी है रिलेटेड टू थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। फिर हमने देखा इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर उसके बाद हमने देखा फ्रैटर्निटी में इज़ रिलेटेड टू ब्रदरहुड, इसमें हमने डिग्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को देखा। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखो, राइट और ड्यूटीज़ एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हम सिर्फ राइट्स मांगे और अपनी ड्यूटीज़ ना निभाएं तो सोसाइटी और डेमोक्रेसी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी हैं। आज के इस यूनिट में हम कवर करेंगे एंशिएंट इंडियन नोशंस ऑफ ड्यूटी एंड राइटनेस, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर आर्टिकल 51A, लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, जुडिशियल अप्रोच। तो स्टार्ट करते हैं राइट एंड ड्यूटीज़ के रिलेशनशिप के साथ। सबसे पहले समझते हैं राइट्स और ड्यूटीज़ का रिलेशन। मान लो आपको
टू फ्रीडम मिला हुआ है, और अगर आप अपनी फ्रीडम का मिसयूज़ करोगे और दूसरों को हार्म करोगे तो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसी तरह हर राइट के साथ एक ड्यूटी जुड़ी हुई होती है। फॉर एग्जांपल, आपको इन्वायरमेंट में क्लीन एयर लेने का राइट है, लेकिन आपकी ड्यूटी भी है कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें। इसीलिए राइट और ड्यूटीज़ एक दूसरे के कंपलसरी होते हैं। अब वाई वर फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडिड? जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ था तब उसमें फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। 1975 टू 77 के इमरजेंसी पीरियड के दौरान गवर्नमेंट ने फील किया कि सिटीजन को सिर्फ राइट्स ही नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझनी चाहिए। इसीलिए स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई। कमेटी ने रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स की ड्यूटीज़ भी ऐड होनी चाहिए। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, इसीलिए उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन्ड है पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में। इनिशियली 10 ड्यूटीज़ थी, लेकिन बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के थ्रू एक और ड्यूटी ऐड हुई। आज टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में मेंशन है? पार्ट 4A और आर्टिकल 51A। पहले हमारी कितनी ड्यूटीज़ थी? पहले हमारी 10 ड्यूटीज़ थी, लेकिन 11th ड्यूटी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे मेन टॉपिक से। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, इसलिए ये टॉपिक को ध्यान से समझो। तो सबसे पहले समझते हैं कंसेप्ट ऑफ धर्मा। एंशियंट इंडिया में ड्यूटी का कंसेप्ट धर्मा के नाम से जाना जाता था। धर्मा का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता, धर्मा का मतलब है ड्यूटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट कंडक्ट और एथिकल कंडक्ट। एंशियंट इंडिया फिलोसफी के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल को अपना धर्मा या ड्यूटी ऑनेस्टली परफॉर्म करना चाहिए। भगवत गीता एंड ड्यूटी। भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को ड्यूटी का इंपॉर्टेंस समझाया। कुरुक्षेत्र वार के टाइम अर्जुना कंफ्यूज्ड हो गए थे और फाइट नहीं करना चाहते थे। तब कृष्णा ने उनसे कहा, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इस कंसेप्ट को कहते हैं निष्कम कर्मा, मतलब सेल्फलेस ड्यूटी। अपना काम ऑनेस्टली करो बिना रिजल्ट की चिंता करें। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स की ड्यूटी है पढ़ाई करना, रिजल्ट आएगा या नहीं उसकी टेंशन में पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। ये निष्कम कर्मा होता है। अब रामायणा एंड ड्यूटी। रामायणा में लॉर्ड रामा को आइडियल ड्यूटी कॉन्शियस पर्सन माना जाता है। रामा ने सन की ड्यूटी निभाई, ब्रदर की ड्यूटी निभाई, हस्बैंड होने की ड्यूटी निभाई और किंग की ड्यूटी निभाई। इवन जब उन्हें 14 साल का एग्जाइल मिला यानी कि वनवास मिला, तब भी उन्होंने अपनी ड्यूटी को इंपॉर्टेंस दी। इंपॉर्टेंस ऑफ एंशियंट इंडियन आइडियाज़। एंशियंट इंडिया हमेशा ड्यूटी कॉन्शियस सोसाइटी को प्रमोट करता था। ये वैल्यूज थी डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फलेसनेस, रिस्पेक्ट, सर्विस। यही आइडियाज़ मॉडर्न फंडामेंटल ड्यूटीज़ की फाउंडेशन बने। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर आर्टिकल 51A। अब हम आर्टिकल 51A की सारी ड्यूटीज़ डिटेल में समझेंगे, जो कि 11 ड्यूटीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं ड्यूटी 1 से। रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हर सिटीजन की ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना। अब देखो मेन बात आती है कि इसको हम याद कैसे रखेंगे। ड्यूटी 1 यानी एक। अब जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो एक है, नेशनल एंथम जो है वो एक है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ड्यूटी 1 में लिखा हुआ है जो चीज़ें एक है, तो यानी कि ड्यूटी 1 में लिखी हुई है नेशनल फ्लैग के बारे में और नेशनल एंथम के बारे में, हमें इनकी जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी तो एक है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो ड्यूटी 1 यानी एक। अब एक क्या क्या है? नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ड्यूटी 2 यानी आर्टिकल, आपको ऐसे लिखना है आर्टिकल 51A क्लोज बी, बी यानी 2। तो फॉलो द आइडिया ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सेक्रीफाइस, करेज, नॉन वायलेंस जैसे वैल्यूज़ फॉलो की थी। सिटीजन को इन वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए। अब आपको सबसे ज़्यादा लाइक हमारा देश आज़ाद हुआ तो उससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है? तो महात्मा गांधी की याद आती है। उनका हम किस नाम से बुलाते थे? बापू के नाम से। तो बी से बापू, और ये हमारी सेकंड ड्यूटी है यानी कि आर्टिकल 51A बी, तो बी हमारा सेकंड नंबर पे आता है। तो ये ऐसे आपको याद रखना है, बी से बापू। तो हमें बापू के आइडियाज़ को फॉलो करना है, यानी कि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किए, नॉन वायलेंस जैसी जो टेक्निक्स अपनाई, उन सबको हमें फॉलो करना है।
अब थर्ड है यानी कि सी, प्रोटेक्ट सोवर्निटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हर सिटीजन को इंडिया की इंडिपेंडेंस, यूनिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब देखो इसमें कितनी बातें लिखी हुई है, 3 बातें लिखी हुई है, सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। और ये कौन सी ड्यूटी है, ये ड्यूटी 3 है, तो ये ऐसे आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ड्यूटी 4 की, डिफेंड द कंट्री। जब नेशन को जरूरत हो तब सिटीजन्स को कंट्री के डिफेंस में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्विस देनी चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में सपोर्ट। अब ये कैसे याद रखना है, आर्टिकल 51A डी, डी यानी 4, तो फोर्थ पे आ रहा है ये, और डिफेंड द कंट्री, तो डी से देखो ये हमारी कौन सी ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी डी है ना, आर्टिकल 51A डी। तो और ये इसमें लिखा क्या हुआ है, डिफेंड द कंट्री, तो डी, डी से ड्यूटी 4 और डिफेंड द कंट्री। तो ड्यूटी 5 पे आते हैं, प्रमोट हारमनी एंड ब्रदरहुड। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। सिटीजन को सबके साथ हारमनी मेंटेन करनी चाहिए। अब देखो जो पांडव थे वो 5 थे, तो उनमें भाईचारा था, तो इसका ये ड्यूटी 5 भी हमें यही कहती है, प्रमोट हारमनी एंड ब्रदरहुड। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारी ड्यूटी 6, प्रिजर्व रिच कल्चरल हेरिटेज। इंडिया की कल्चर बहुत रिच है, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, फोल्क आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल और रेड फोर्ट जैसे मोनूमेंट्स को डैमेज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ड्यूटी है हमारी प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी में से एक है। सिटीजन्स को फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करनी चाहिए, रिवर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें ट्रीज लगानी चाहिए, प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना चाहिए, और वाटर वेस्ट को कम करना चाहिए, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हर सिटीजन की ड्यूटी है। अब देखो ये हमारी आर्टिकल 51A सब क्लोज जी की ड्यूटी है, यानी कि ड्यूटी 7, और जी कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। तो जी से याद रखना, जी से ग्रीनरी, तो मतलब कि हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इन्वायरमेंट हमारा ग्रीन होता है, और जी, जी कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट ड्यूटी हमारी डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग, ब्लाइंड बिलीफ पर डिपेंड नहीं करना, फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर डिसीजन लेना। फॉर एग्जांपल र्यूमर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। साइंटिफिक टेम्पर इनोवेशन और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। अब देखो 8th नंबर पे हमारा कौन सा लेटर आता है, एच। तो और ये हमारी, वैसे तो यहाँ पे मैंने ड्यूटी 8, ड्यूटी 7 ऐसे लिख दिया, लेकिन आपको ये ऐसे लिखना है, आर्टिकल 51A सब क्लोज एच। तो एच, एच से हमारा हो गया ह्यूमैनिज्म। अब नेक्स्ट ड्यूटी है हमारी सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी सबकी प्रॉपर्टी होती है, सिटीजन्स को उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स, रोड, बसेस, पार्क को डैमेज हमें नहीं करना चाहिए। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, ये हमारी 9th नंबर की है, यानी नो। तो नो, नो से आपको याद रखना है नो हिंसा, यानी कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, और संपत्ति की जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब है हमारी ड्यूटी 10, स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस। हर सिटीजन को लाइफ में एक्सीलेंस अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को एकेडमिक्स में एक्सीलेंस के लिए एफर्ट करना चाहिए, एथलीट को स्पोर्ट में एक्सीलेंस के लिए वर्क करना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी, इंडिविजुअल एक्सीलेंस से ही जो है नेशनल प्रोग्रेस होती है। अब देखो हम कैसे याद रखेंगे कि ड्यूटी 10 में ये लिखा हुआ है कि स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस। अब देखो एक, एक के बाद 0, यानी कि अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो आप 0 हो जाओगे, ऐसे आप रख सकते हो आप। तो आपको एफर्ट्स लगाने हैं, तभी जो अपने कंट्री है उसका प्रोग्रेस होगी, नेशनल प्रोग्रेस होगी। तो अगर आप नहीं लगाओगे तो कंट्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट ड्यूटी हमारी और लास्ट ड्यूटी है ड्यूटी 11, प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन। पेरेंट्स और गार्जियंस की ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे। ये ड्यूटी जो है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से ऐड हुई थी। इसकी इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो एजुकेशन है वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस है। अब देखो 11 ABCD का 11वां अक्षर कौन सा, तो हम बोलते हैं ना ये बच्चे करते हैं कि के, तो 11th लेटर कौन सा है, के है। और के से क्या स्टार्ट होता है, के से किड्स, तो यानी कि किड्स को हमें क्या देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। तो ये थी हमारी 11 ड्यूटीज़, और यूनिट 3 में सबसे मेन यही है। अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं ड्यूटीज़ से बनेगा।